आज हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र राघव मौजूद हैं। इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, सबसे पहला सवाल आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके अनुसार सबसे बड़ा चुनौती क्या है जो उत्तर प्रदेश को अभी सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक बड़ा प्रदेश है। 75 जनपदों वाला, 18 मंडलों वाला एक बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ आप 2017 से पहले की राजनीति में जाइएगा, यहाँ एक प्रथा चलती थी, बुआ और बबुआ प्रथा। एक बार बुआ को चलाना है, एक बार बबुआ को चलाना है। मतलब उस टाइप की प्रथा जो एक बार जनता को इनको पागल बनाना है, एक बार जनता को दूसरे वालों को पागल बनाना है। तो इस प्रकार से जनता को भ्रमित करके जो इन्होंने रखा और उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का जो मेन कारण रहा, उसको जो क्राइम थोपा गया, जो ऐसी चीज़ें थोपी गईं। एक समय ऐसा था, आपको याद भी होगा, कि जितने बड़े हथियार प्रशासन के पास नहीं होते थे, जितने बड़े हथियार लाइसेंस के रूप में उपलब्ध नहीं होते थे, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर और बड़े हथियार जो है वो क्रिमिनल्स के पास आ जाते थे। ये हैरान करने वाला जो है रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। AK-47 हो, चाहे वो किसी भी तरह के बम हो, हथगोले हो, मतलब ऐसे ऐसे असले आप सोचिए कि सरकार के रहते हुए उनको ये सब चीज़ें उपलब्ध कैसे हो जाती थीं। इसका मतलब जंगल राज था, कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जो बीज, मैं इस सब की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने पार्टी के बचाव के लिए या किसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। इस सब का चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों का ध्यान उस तरफ जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी। तो शुरुआत ऐसे, मतलब जंगल स्टेट बना दिया था उत्तर प्रदेश को कि इसके नाम से जो सभ्य लोग थे वो उत्तर प्रदेश से हेट करते थे। आप महाराष्ट्र जाइए, आप कहीं किसी और दूसरे स्टेट्स में जाइए, वहाँ यूपी वाला बोलने पर गाली लगता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ यूपी वालों को किस दृष्टिकोण से देखा जाता था। एक तरह से दयनीय स्थिति, क्रिमिनल वाले स्थिति से लोग देखते थे और किसी तरीके का कोई सहयोग, कोई सहानुभूति, कोई उपकार आपके ऊपर नहीं किया जाता था। ये एक मोहर जो बुआ बबुआ के कार्यकाल की लगी हुई थी, वो मोहर तब पता चलती थी जब हम स्टेट से बाहर कहीं जाते हैं। आज भी वही उत्तर प्रदेश है। जिस उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने ऐसा बीज बोया था, उस बीज को काटने में और इनकी जड़ें उखाड़ फेंकने में ये जो हमारे कार्यकाल गए हैं, इसमें हमें इतने कम समय में हमने कितना कार्य किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज शासन व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। आज अपराधियों का जो है रिकॉर्ड आपके सामने है। आज अपराधी अपराध करने से पहले 40 बार सोचता है कि उत्तर प्रदेश है, अपराध करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टिकट कट जाए। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो स्थिति उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की है, आज उस व्यवस्था की, उस प्रणाली की मांग पूरे भारतवर्ष में है। आप मीडिया से हैं, आपको पता होगा आज का जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। दिन रात एक करके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, नेता लोगों ने कार्य किया है, किस प्रकार से जो है हमारे पदाधिकारियों ने जो है इस चीज को सुधारने के लिए भरपूर सहयोग किया है। तभी आज देखिए, आज शासन और प्रशासन का जो व्यवस्था को लेकर के जो तालमेल देखने को मिलता है, आज छोटी से छोटी समस्या के लिए भी कोई भी गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति भी अगर पीड़ित है, वो अपनी बात कर जाकर के हिम्मत के साथ बिना किसी दबाव के बता सकता है, लिखवा सकता है। पहले की स्थिति ये थी कि आप अपनी बात को लिखवाना तो छोड़िए, आप किसी पदाधिकारी को किसी विभाग में आप बोल तक नहीं सकते थे। ये डर रहता था कि कहीं आप पे ही कोई आरोप लगा करके आपको अंदर ना कर दिया जाए। आप स्वयं पीड़ित हैं, उसके बाद भी आप पर ही थोप दिया जाता था, नहीं तो आप वापस चले जाइएगा। मतलब उन लोगों के खिलाफ बोलने की ताकत और हिम्मत रखने वाले को दबाया जाता था। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की थी और आज भी वही चुनौती
कहीं कहीं सामने आ रही है। दूसरी जो मेन चुनौती, जो अगर आपने चुनौती की बात की है, कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। आप खुद सोचिए, जब 50 पैसे की आपकी आमदनी हो और 1 रुपया खर्चा करना हो तो कैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। लेकिन इस चुनौती से उत्तर प्रदेश सरकार जो है मुंह नहीं फेर रही है, पीठ नहीं दिखा रही है। भरपूर जो है सार्थक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकें और किस प्रकार से हम अंतिम छोर तक, एक अंतिम सिरे तक विकास की विचारधारा को जोड़ सकें और एक दूर दराज के जनपद के छोटे से गांव तक को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। जी, अगला सवाल आपसे मेरा यह होगा कि आप मुझे ये बताएं, मेरे दर्शकों को ये बताएं कि आपके लिए सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है। देखिए, सबका साथ सबका विकास का जो सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, महागठबंधन, इंडी अलायंस। आप देखिए नाम भी कैसा सोच के रखा है, उसको इंडिया से संबोधित करते हैं। मतलब इतने धूर्त लोगों का इकट्ठा हो जाना जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, जो आज भारत की जनता के विकास को रोक करके अपना विकास सिद्ध करना चाहते हैं। सबको साथ तो लेना चाहते हैं, वो सबका मत लेना चाहते हैं, सबका वोट लेना चाहते हैं, लेकिन विकास अपने परिवार का करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, आज माननीय मोदी जी का जो परिवार है वो समस्त भारत है, वो समस्त भारतवासियों को अपना परिवार बोलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो ये परिवार की परिभाषा में भी अंतर है। हमारा जो विकास है वो सबके लिए है। आप देखिए, गांव का गरीब से गरीब परिवार भी जब ये बताता है कि मुझे छत मिला है रहने के लिए, गांव में 4 मकान जो है आए हैं गरीब के लिए, गांव में शौचालय बना है महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए, जंगलों में खेतों में जाना पड़ता था, क्या इस विषय में सोचने के लिए सरकार को कभी समय नहीं मिला? पुरानी सरकारों को 60, 65, 62 सालों में जो भी समय इन्होंने सरकार के कार्यकाल में बिताया, क्या कभी इनके लिए ये चुनौतियां नहीं थी, ये मुद्दे नहीं थे? आज इनको समस्या ये नहीं है कि विकास सबका हो रहा है, आज समस्या इनको ये है कि इनके परिवार का विकास रुक गया है। आज जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की जो विचारधारा बह रही है, ये उस विचारधारा को रोकना चाहते हैं। यही इनका मोटिव है, यही इन लोगों का इकट्ठा साथ आने का कारण है। आप देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति को अब ये लोग अभी समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रयासरत हैं। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने की जो इनकी भावना है ना, कि भाई हम लास्ट तक अपने परिवार के लिए लड़ेंगे, ये उस पर कायम है। लेकिन जनता भी देख रही है इनको, जनता कह रही है आप जितना लड़ोगे हम उतना लताड़ेंगे आपको। ये लताड़ लताड़ के कॉर्नर कर दिए गए हैं। फिर भी अभी इनको समझ नहीं आ रहा है, 4 जून को समझ आ जाएगा, जब जनता का समर्थन जो है, जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार के साथ दिखेगा, इनको सब समझ में आ जाएगा। मुसलमान और विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि कई जगह मस्जिदों को गिराए गए, वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है। ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है? देखिए, ये निराधार आरोप है। ये इसका मैं खंडन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जिन जगहों पर पहले से मंदिर बने थे, जो प्राचीन मंदिर थे, वो आज के नहीं हैं, वो आज से 400-500 साल पहले के नहीं हैं, वो हजारों वर्ष पहले से बने हुए मंदिर थे। उन मंदिरों को तोड़ करके जो है कुछ आक्रांताओं ने मस्जिदें बनाई, और ये कार्यकाल कुछ ऐसे बीता, सरकार ऐसी आई कि जिन्होंने उस विचारधारा को पोषित किया और भारत की मूल संस्कृति को दबाने का काम किया, उसको तोड़ने का काम किया, शिक्षा नीति पे कब्जा करके काम किया, लोकतंत्र व्यवस्था पे उन्होंने पूरा अपना कब्जा जमाया हुआ था। वो कब्जा जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इनसे मुक्त करा करके चौकीदार को बिठाया, माननीय मोदी जी को बिठाया। आज वो चौकीदार का डंडा इतना टाइट है कि आज ये, तभी तो आप देखिए ना सारे लोग कैसे भागे फिरते हैं। आज कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री भी जेल से आकर के चुनाव की रैली कर रहा है, आज कोई दूसरा भी जो है लीडर बाहर निकल के वो बेल मांगता है, वो बोलता है कि मेरे को चुनाव के लिए जाना है। तो ये तो सारे सिद्ध हो गए हैं, ये तो आरोपी हैं सब के सब। जब क्रिमिनल लोग, आरोपी लोग जो है लोकतंत्र की व्यवस्था में आएंगे तो कैसे चलेगा?
बात इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए ये ऐसा बोलते हैं। और देखिए इसमें क्या गलत किया है, इसमें क्या गलत है। मान लीजिए कभी आपके पुरखों की जो जमीन रही होगी, आपके पुरखों का घर मकान रहा होगा, आपके गांव के लोगों का मकान रहा होगा, और उस समय आपके सारे गांव को मार के भगा दिया गया होगा, और आप 500 साल बाद अपने आपको कोई ऐसा मिल जाए, कानून व्यवस्था आ जाए, जंगल राज खत्म हो जाए, आपको अगर आपकी जगह पे स्थापित करा दिया जाए, आपको आपका गांव वापस दिला दिया जाए, तो इसमें गलत क्या है। कब्जा तो उन लोगों ने कराया, उन लोगों ने संरक्षण दिया। तोड़ने की विचारधारा, भारतीय मूल संस्कृति किसी को तोड़ना नहीं सिखाती है। भारतीय जो मूल संस्कृति है, सनातन हिंदुत्व है, वो सबको साथ, सबका विकास के साथ मानवता के लिए काम करती है। वो कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन जीने की पद्धति है। वो सिखाती है कि किस प्रकार से हम मानवता को आधार बना करके एक साथ रह सकते हैं, हम एक साथ अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ये हिंदू दर्शन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो अगर किसी ने मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाया है, आप अपने इसको दुरुस्त कीजिएगा, थोड़ा ठीक कीजिएगा, आप अपने जो आपका ज्ञान है, जो आपकी पहुंच है, उसको ठीक कीजिएगा। हाँ, मैं आपके मतलब आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने जो इस तरीके का सवाल करते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं उनके पास आरोप लगाने के अलावा। आज मंदिर वाले भी, मस्जिद वाले भी, चर्च वाले भी, आज सभी लोग जो है इससे ऊपर उठ करके भारतीयता के आधार पर सोचते हैं, भारतीयता के आधार पर एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराने जा रहे हैं। तो ये चलने वाला नहीं है उनके लिए। हक की लड़ाई लड़ेगी भाजपा। भाजपा हमेशा देश के साथ रही है, हमारी विचारधारा ही रही है, हमारा स्लोगन भी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारा समर्पित है, प्रतिबद्ध है भारत के लिए, मातृभूमि के लिए। हम अपनी जान खपाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी तो आप देखिएगा कि ये किस प्रकार से जब इनके कहीं किसी को पकड़ा जाता है, पेट कहीं और दर्द होता है किसी का, बॉर्डर पे कोई और बैठ जाता है धरने पर। तो ये जो इनका इकोसिस्टम है ना, इस पे अभी हाथ डला है, अभी तो इनकी नस हाथ में आई है। आप देखते जाइएगा, ये जनता है भारत की, ये एक कार्यकाल और आने दीजिएगा, भारत का जो मूल स्वरूप है वो भी वापस होगा। आप मूल स्वरूप समझ रहे हैं ना। जो कंट्री हमारे देश में गोले दागती थी, जो कंट्री हमारे देश में आतंकी हमले कराती थी और उसको सह देश में बैठ कर के मिलती थी, आज वो आटे के लिए परेशान है, आज वो दाने दाने के लिए मोहताज है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमारी जमीन को कब्जाएंगे और हम भूल जाएंगे। आप क्या 75 साल में हम लोग भूल जाएंगे? जिस चीज को हम 500 साल तक नहीं भूले, उसको 75 साल में भूल जाएंगे। एक एक इंच का जमीन का टुकड़ा वापस लिया जाएगा। आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, ये सुन लें विपक्षी लोग। उनको लग रहा है ना कि जो जमीन हमने दान में दे दी, हमने चीन को दे दी, इसको दे दी, उसको दे दी, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं थी, तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन नहीं थी, वो भारत के प्रत्येक भारतीय की जमीन थी। आप जो है कितनी संपत्तियां दिल्ली में दान कर देते हैं, किसी बोर्ड को दान कर देते हैं, किसी संगठन को दान कर देते हैं। आपके बाप दादा ने कमा के दी थी क्या? वो एक एक भारतीय की जो है जमीन है, वो सब वापस लिया जाएगा। उसकी जांच हो रही है और लिया जाएगा, हर स्तर पर लिया जाएगा। ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई समझौता नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। आप मुझे ये बताएं कि आपके विकास में टॉप प्रायोरिटी क्या है, वो कौन से सेक्टर हैं जिन्हें आप ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, विकास तो कहते हैं ना, चौतरफा विकास होना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार हमारी कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश के अलावा समस्त देश में हम लोग विकास कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि अगर किसी राज्य में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो उस राज्य में विकास नहीं होगा। जो केंद्र का दायित्व बनता है वो केंद्र पूरा कर रहा है, निष्पक्ष रूप से केंद्र जो है मदद कर रहा है, सहायता दे रहा है। वो बात अलग है कि ये लोग बदनाम करने के लिए, दिखाने के लिए उसमें सहयोग नहीं करते हैं। स्टेट लेवल पर सहयोग कम मिलता है इन लोगों का, क्योंकि इनको तो सिर्फ जो है मोदी को बदनाम करना है। इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, मोदी को बदनाम करने का एजेंडा इनके पास है। उत्तर प्रदेश की बात करें, आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश है। आज प्रशासन की व्यवस्था है, आज सुरक्षा का विश्वास है जनता के साथ में, आज इलाज मुफ्त में मिल रहा है, आज सड़कों का अंबार लगा है। आज आप कहीं से कहीं भी जाइए, आपको जो है ट्रैफिक मुक्त जो है यातायात मिलेगा, आपको आज बिजली इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। और ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिनसे आपका दैनिक जीवन
100% प्रभावित होता है। तो आपको इतनी सार्वजनिक चीज़ों पे हमने प्रायोरिटी पे काम किया है। आज फाइबर इंटरनेट की बात मैं करता हूँ, डिजिटल की बात करता हूँ, मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूँ, मैं एमएसएमई की बात करता हूँ, मैं स्टार्टअप की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हमने इन योजनाओं पर धरातल पर कार्य किया है, सिर्फ कागजों में फाइल बना करके नहीं रखी है, या किसी के कार्य किए हुए को नारियल फोड़ने के लिए नहीं आ गए। एक समय ऐसा भी था कि कार्य करने के लिए ना हम लोग जाते थे, हमारे लोग जो है कार्य करने के लिए, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जाते थे, इनके गुंडे आकर के उस प्रोजेक्ट को रोकते थे, इनके पाले हुए गुंडे आकर के उसमें बाधा बनते थे। तो आज जो है उन गुंडों को समाप्त किया जा रहा है, उन गुंडों को उनकी असली औकात दिखाई जा रही है और गुंडागर्दी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आज पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो नंबर 1 रैंकिंग पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसका श्रेय जो है कहीं ना कहीं देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता को देते हैं। तो जनता जनार्दन चाहेगी तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश समस्त भारत में बनेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मताधिकार का सदुपयोग करना है और कुछ नहीं करना। इतनी छोटी सी चाबी जो है ना आपको दबानी है। एक और आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, नारेबाजी अलग बात है, हकीकत अलग बात है। आपकी पार्टियां नारा लगा रही हैं कि अब की बार 400 पार, विपक्षी पार्टियां कह रही है अब की बार 400 हार। सच सच बताइएगा, आप अपनी आत्मा से पूछिए कि कितनी सीटें जीत रहे हैं। देखिए नारा अपनी जगह है। जनता जनार्दन, मैं बोलूं आपके सवाल कंप्लीट हुआ हो तो, जनता जनार्दन जो है वो जवाब भरपूर दे रही है। डिजिटलाइज सारा सिस्टम है, कोई पहले जैसी धांधलेबाजी नहीं है जिसका ये रोना रोते थे कि आपने पेटी ब्लैक कर दी, आपने इंक डलवा दी, आपने बूथ कैप्चरिंग कर लिया। अब ये सब नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि माफिया गुंडे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि चोर चोरी छोड़ देता है, हेराफेरी नहीं छोड़ता है। अभी आप देखिएगा 2 जून से 4 जून ये रोना शुरू हो जाएंगे। आप उसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि 400 पार किसका आ रहा है और किसका बेहाल हो रहा है। पूरी तरह से भारत देश की जनता ने कमल के बटन पे, निशान पे वोट किया है। उसने कैंडिडेट को, फेस को देखकर वोट नहीं किया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है, कमल के फूल को वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। एक एक कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कर्मठ कार्यकर्ता ने फूल के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए काम किया है, उसकी विचारधारा के लिए काम किया है। देखिए व्यक्तिगत तो कुछ भी चलता है, किसी भी घर में, परिवार में चलता है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो काबिले तारीफ है। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता उस अनुशासन को लांघने की सोच नहीं सकता। ये थे SS राघव। हम इनसे कई मुद्दों पर बात करने का प्रयास किए, इन्होंने सफाई भी दी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।